हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं इनको हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को एक एक करके हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था का, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वेटरनरी सेक्टर और क्वेनरी सेक्टर्स। ये सभी जो सेक्टर्स हैं इनका योगदान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक जो भारतीय सीमा, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे भारतीय सीमा के अंदर जितना भी एक साल में उत्पादन होता है, ठीक है, उसको जीडीपी बोलते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद जितना भी होता है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो एक साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं और वो पांचों व्यक्ति क्या करते हैं, पांचों व्यक्ति जो है एक साल में या एक महीने में उनकी इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है, 2 लाख रुपए है। ठीक, और हम कैसे पता लगाएंगे कि पहले वाले व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है, दूसरे वाले को कितना मिलता है या तीसरे वाले को कितना पैसा मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज निकाल के हमें ये पता चल जाएगा कि पहला व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, दूसरा कितना कमाता है और तीसरा कितनी अर्निंग कर रहा है। इस तरीके से हम पाँचों का निकाल लेंगे। ठीक है, इससे क्या हमें पता चलेगा कि मान लीजिए जो पहला व्यक्ति है उसकी सरकारी जॉब है। ठीक है, मान लीजिए उसके 20,000 रुपये वह कमाता है, कितने, 20,000 रुपये। ठीक, और जो बी व्यक्ति है एवरेज निकाल के हमने जाना कि वो 10,000 रुपये कमाता है, और जो सी व्यक्ति है वो मान लीजिए 5,000 रुपये ही कम अर्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि जो 5 व्यक्ति हैं ये इनकी अलग अलग इनकम है। ठीक है, एक सी इनकम किसी की भी नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चला, एवरेज निकाल के। ठीक है, हमने उनका क्या करा, एवरेज निकाला और उनको पार्ट्स में डिवाइड करके हमने ये जाना। इसी तरीके से जो भारत की राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये, इनके अंदर जीडीपी, ठीक है, एक जीडीपी आपने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो भी भारतीय सीमाओं के अंदर जितना भी एक साल के अंदर उत्पादन होता है, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसको ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अब हम ये जान पाएंगे कि जीडीपी में कौन से क्षेत्र से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, कितना योगदान हो रहा है और कितना पैसा कौन कौन से क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, या कितने लोग किस किस क्षेत्र में लग के कार्य करते हैं, इस चीज़ को हम इस सेक्टर से जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर। तो चलिए जानते हैं अब हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और जितने भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं, अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, उनका 51%, ठीक है, 51% लोग किस में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में जितने भी उत्पादन होते हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, प्रकृति से। ठीक है, प्रकृति से संबंधित होते हैं। सभी जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें सभी चीज़ें प्रकृति क्षेत्र से सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और जितने भी ये जीडीपी होती है, ठीक है, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 17% कहाँ से लिया आता है, 17% प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त हमें होता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे जानेंगे अब हम। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। किसकी रीढ़ कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश हो उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो प्राथमिक क्षेत्र से ही होगा। क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो प्रकृति से संबंधित है। किससे, प्रकृति से संबंधित है। और प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं
उनसे नई नई चीज़ों का उत्पादन करके ही हम सेकेंडरी सेक्टर को प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर यानी कि खेती, जो खेती होती है, खेती को ही आधार मान के, ठीक है, खेती ही किसी भी देश का आधार होती है। और खेती में जितने लोग काम करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग किसमें काम कर रहे हैं? खेती में, यानी कि खेती से ही सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है और सबसे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र है ये ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही किस एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है इसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। और जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा रोज़गार और निर्यात जिसमें होता है वो कौन सा सेक्टर है? वो भी प्राइमरी सेक्टर ही है। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें प्राकृतिक उत्पादकों का जो उत्पाद हैं उनका लेखांकन किया जाता है। ठीक है, किनका उत्पादन किया जाता है? लेखांकन किया जाता है। प्राकृतिक जो उत्पाद हैं उनका लेखांकन किया जाता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, लोहा अयस्क, वन, मछली पालन, खनन। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके क्या करते हैं हम? इन सब का लेखांकन किस में किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित हैं, इसीलिए इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति हमें क्या देती है? देखिए, जानवर जो दिए हैं वो प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है, प्रकृति ने हमें जानवर दिए और हमने उनका पशुपालन किया। ठीक, पशुपालन से हमें क्या मिला? मान लीजिए दूध मिला, मिल्क मिला, ठीक, दूध, और हमें ऊन मिली, और मान लीजिए मीट मिली। ठीक, हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हुई और हमने इनको क्या करा? इनको बेचा दूसरे सेक्टर में। उन्होंने क्या करा? आगे ये एक चैन है, इसको हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हम प्राथमिक क्षेत्र ही समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक, जैसे कि हम देख पा रहे हैं खनन, मिट्टी की जो खुदाई करके हम लोहा अयस्क और सोना, चांदी, इन बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये क्या है जो प्राप्त कर रहे हैं हम? ये है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से ही हम आगे का प्रोसीजर चालू करते हैं। ठीक है, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अब जानते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक, सेकेंडरी जो सेक्टर है इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। और जीडीपी का 29% कहाँ से आता है? जीडीपी का 29% सेकेंडरी सेक्टर से प्राप्त होता है। और सबसे कम लेबर फोर्स किस में लगी हुई है? सेकेंडरी सेक्टर में। 22% लोग केवल सेकेंडरी सेक्टर में लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होता है। अब जब हमने जाना कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? एग्रीकल्चर यानी कि खेती होती है। खेती से हमने मान लीजिए हमने गेहूँ उत्पादन किया। ठीक है, गेहूँ का उत्पादन किया तो गेहूं को हमने ले जाके बेचा किस में? सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर ने उससे बना दी ब्रेड। ठीक, क्या बना दी? ब्रेड। तो जब ब्रेड बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, बहुत कम लोग भी उसको कार्य को आराम से कर ले सकते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड सेक्टर अभी हम आगे जानेंगे, अभी फ़िलहाल में इतना ही जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को वह क्षेत्र है जिसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभी हमने समझा क्या हुआ? गेहूं से हमने क्या बनाया? ब्रेड। तो हमने क्या करा? प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करा और उसकी नई वस्तु बना डाली। गेहूं से ब्रेड बना दिया, गेहूं से दलिया बना दिया, या फिर गेहूं से अन्य चीज़ भी बनती हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण लेते हैं, गन्ने से चीनी बना दी गई, लोहे से। सेक्टर है, थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर, इसको तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। और जीडीपी का 54% यानी 54% कहाँ से प्राप्त होता है? जीडीपी का 54% टर्सरी सेक्टर से हमें प्राप्त होता है। और इसमें केवल 27% लेबर फोर्स ही कार्य करती है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में
यानी कि जैसे भारत की ही अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इस समय पर टर्सरी सेक्टर का हो रहा है। ठीक है, जीडीपी का कितना परसेंट आ रहा है? 54% आ रहा है। और यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है। अब जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, अब हम देखिए, ये प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर करे, खेती करी, ठीक है, और डेयरी फार्म लगाए, पशुपालन किया, उनसे क्या हुआ, डेयरी फार्म लगा के दूध का उत्पादन किया गया। ठीक, थर्ड है फिशिंग करी गई, यानी कि फिश को, मछलियों को पाला गया। और फॉरेस्ट्री यानी कि वनों का उत्पादन हुआ, या वन जो हैं उनकी देखरेख करके उनको और अच्छा उगाया गया। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या करा गया, उनसे नई नई वस्तुएं बनाई गई, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाया, स्टील से खनन करके स्टील प्राप्त हुई, इससे कार बना दी। और एग्रीकल्चर से ही कॉटन प्राप्त हुई, इससे शर्ट बना दी। और वन से क्या करा, चेयर बना दी। तो ये क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से सेकेंडरी सेक्टर ने क्या करा, नई वस्तु का निर्माण कर दिया। ठीक है, जब नई वस्तु बन गई, अब हम उपभोक्ता हैं। ठीक है, हम लोग उपभोक्ता हैं, तो मान लीजिए हम ये लोग हैं। ठीक, अब हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, या तो खुद जाके उस सामान को लेकर आएंगे या किसी के ज़रिए बुलाएंगे। ठीक है, तो जब हम वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक, उस सामान को ऑर्डर करा, और जब वो व्यक्ति हमारे घर पर उस सामान को देने के लिए आ रहा है, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट उसको पे कर रहे हैं। ठीक, जब हमने उस दूसरे व्यक्ति को वो अमाउंट पे करी, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसके बदले में हमें सेवा दी ना, वो उस सामान को उस जगह, पहली जगह से दूसरी जगह पे लेकर आ रहा है, तो वो सेवा प्रदान कर रहा है। तो जब उसने सेवा प्रदान करी, वही टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, वही थर्ड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर इसको हम बोलते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि वो एक और उदाहरण लेते हैं, डेयरी फार्म है, या फिर फिश है, फिशिंग का ले लेते हैं। ठीक है, फिश है, फिश से क्या करा इन्होंने, फिश से मान लीजिए दवाइयों में भी प्रयोग होता है इनका, और इनसे मेडिसिन बनी। एक उदाहरण यही लेते हैं कि मछली के तेल से कुछ दवाइयाँ बनी, और उन दवाइयों की आवश्यकता अब हमें है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, और जो व्यक्ति ऑर्डर देने के बाद हमें वो सामान पहुंचाने आएगा, बस से आए या ट्रक लेके आए या जिस भी वस्तु से आ रहा है, बाइक से, तो वो अपनी, जब हमें हमारी जो वस्तु है उसे पहुंचाने के लिए हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है अपनी। ठीक है, वो यहाँ से कार चला के या बस चला करके एक स्थान से दूसरे स्थान आ रहा है, तो उसके बदले में वो कुछ अमाउंट पे करता है। ठीक है, अमाउंट लेगा वो, तो उसके बदले में उसने क्या करा, अपनी सेवा प्रदान करी। ठीक है, मान लीजिए आप किसी विषय में कमज़ोर हैं, मान लीजिए मैथ्स में आप कमज़ोर हैं, तो आपको क्या होगा, ट्यूशन की आवश्यकता होगी, या फिर आपको कुछ नया सीखने की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, एक टीचर को अपने बोलेंगे कि हमें मैम ये पढ़ा दीजिए या सर ये पढ़ा दीजिए। तो वो टीचर जब आपको वो मैथ्स पढ़ाने आएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, और उस सेवा के बदले में आप उस टीचर को क्या करोगे, कुछ अमाउंट पे करोगे। तो यही क्या है, टर्सरी सेक्टर, यानी कि अपनी सेवाओं को प्रदान करना ही टर्सरी सेक्टर होता है। अब आते हैं हम फोर्थ सेक्टर पे, जिसका नाम है क्वैटरनरी सेक्टर। ठीक है, यानी कि चतुर्थ क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर भी हम बोलते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, यानी कि नॉलेज, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता पड़े, वो कौन सा है, क्वैटरनरी सेक्टर है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अभी हमने उदाहरण लिया कि एक टीचर है, आपको मैथ्स पढ़ने का मन हुआ, आपने उस टीचर को बुला लिया। ठीक है, और वो टीचर आपको पढ़ा के चला गया और आपने वो अमाउंट पे कर दिया। ठीक, हमने ये उदाहरण लिया था अभी। मान लीजिए अब उस टीचर से आप ये कहने लगे कि मैम आप एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दीजिए कंप्यूटर के लिए, तो क्या वो टीचर करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने सब्जेक्ट की, अपनी स्किल की नॉलेज है, ना कि नई नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने की। ठीक है, तो वो कौन करेगा, वो एक ITI करा हुआ बंदा कर सकता है उसको। ठीक है, वही उस कार्य को कर सकता है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ क्षेत्र, यानी कि ज्ञान क्षेत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित किया जाता है वो नॉलेज पर ही किया जाता है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या होता है, सॉफ्टवेयर,
आईटी सेक्टर, आईटी जो सेक्टर है उनका विकास, शिक्षण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, नई नई तरीक़ों का आविष्कार होता है इसमें, ठीक है। और इसमें आविष्कार करने की अनुमति भी होती है, और जो मूल्यवान वस्तु और सेवा होते हैं उनको बेहतर रूप में उनका उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नए नए अब आप एक उदाहरण लीजिए कि पहले आप छोटा सा कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे और उससे पहले तो टेलीफोन ही यूज़ होते थे। धीरे धीरे विकास हुआ और आज हम एक टच फ़ोन, ठीक है, स्मार्टफोन यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये किसका परिणाम है, ये आईटी सेक्टर यानी कि चतुर्थ क्षेत्र का ही परिणाम है, जिसमें नए नए आविष्कार हुए हैं, ठीक है। नए नए तरीक़ों का सम्मिलित किया गया है और नई नई चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th नंबर पे, पंचम क्षेत्र यानी कि क्वेनरी सेक्टर, जो कि समाज में उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। अब हमने जाना कि हमने एक मतलब फ़ोन ले लिया है और बना लिया गया है। जो क्वेनरी सेक्टर है ये जो है मूल्यवान नियम बनाता है और देश के लिए उच्च निर्णय, ठीक है, मूल्यवान निर्णय लेता है। जैसे कि एक विधेयक लाया गया, ठीक है, जैसे कि विधेयक लाया गया और उस विधेयक ने अच्छे से एक निकाय को शामिल किया, जैसे कि उच्च शिक्षा प्रणाली, तकनीकी विकास, उपयोगी और वाणिज्य क्षेत्र को सम्मिलित इसमें किया गया है। ऐसे क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रभावी रहता है, समाज, ठीक है। जैसे कि मीडिया, मान लीजिए कोई खबर फैली कि मान लीजिए अभी एक अफवाहें भी फैल जाती हैं, या कोई भी जो मीडिया है वो जिस खबर को ये कह देगी कि हाँ ये आज मतलब ये डेली न्यूज़ में कुछ भी ये एक्सीडेंट हुआ है, तो ठीक है वो पूरे समाज को प्रभावित करेगा। जैसे कि एक ट्रेन कोई भी एक ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो पूरे समाज को प्रभावित करती है, ठीक है, मीडिया के जरिए। और यूनिवर्सिटी जैसी भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होगी वैसा ही वहाँ का यूनिवर्सिटीज़ के जरिए क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था जैसी होगी वैसा ही वहाँ का समाज होगा, तो पूरा समाज उससे प्रभावित हो रहा है। तो ठीक है, ये क्या है, क्वेनरी सेक्टर इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखिए हम इन सभी को 5 सेक्टर्स को, इकोनॉमी के जो 5 सेक्टर्स हैं इनको एक एक करके एक ही लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर था, इसमें क्या होता है, माइनिंग, एग्रीकल्चर, खेती और मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी जो वर्क होते हैं जो प्रकृति से संबंधित होते हैं उनको इसमें किया जाता है, ठीक है। जब प्राथमिक क्षेत्र अपना कच्चा माल सेकेंडरी सेक्टर को प्रदान करते हैं तो वो क्या करता है, उससे वह नई वस्तु को बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, नई वस्तु का निर्माण करता है, ठीक। जब प्राथमिक क्षेत्र ने कच्चा माल दिया और सेकेंडरी सेक्टर ने उस माल को बना दिया, तो वो जो फर्स्ट कच्चे माल को सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचाने का काम कौन करता है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र इसको बोलते हैं। अब इसमें हम देख भी पा रहे हैं कि हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और ये सभी किस में होती हैं, टीचर्स, ये सब क्या हैं, टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि ये अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आता है 4th सेक्टर। अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एजुकेशन के बारे में रिसर्च करना, या फिर जो मतलब बुद्धि वाले काम हैं, ज्ञान वाले काम है, ठीक है। जैसे कि अब ये जो व्यक्ति है इस कच्चे माल को सेकेंडरी सेक्टर के पास लेकर आ जाए, प्राथमिक जो सेक्टर है ये सेकेंडरी सेक्टर के पास अपना सामान लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ से इधर लेकर आने में ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ड्राइवर आराम से उसको ट्रक को या बस को चला के उस सामान को वहाँ पर पहुँचा देगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे उस ड्राइवर से ये कह दे कि तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, तो वो नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, एक एक्वायर्ड नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है जो कि बहुत ही स्टडी करने के बाद हमें मिलती है, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही किसी भी मान लीजिए किसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, उस पर रिसर्च करता चला जाएगा, और जब वो उसका परिणाम प्राप्त कर लेगा तो वह क्या करेगा, उसको उजागर कर देगा, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, वो आएगा क्वेनरी सेक्टर में, यानी कि पंचम क्षेत्र में आएगा वो, क्योंकि वो उच्च निर्णय ले लिया गया है कि ये दवाई इस बीमारी पे प्रभाव डालती है, ठीक है। तो वो क्या है, उच्च निर्णय में आ गया है, ठीक है। क्वेनरी सेक्टर में क्या होता है, उच्च निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है।
तो ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक, अब हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, कच्चे माल का उत्पादन हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, कच्चे माल को सेकेंडरी सेक्टर के पास भेजा गया। टर्सरी सेक्टर ने क्या करा, टर्सरी सेक्टर ने इन दोनों को सेवा प्रदान करी जोड़ने की। ठीक है, और चौथे क्षेत्र में क्या हुआ, इस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी नॉलेज बहुत हाई होगी, जिन्होंने वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी होगी, तो वो कौन हुए, क्वेटरनरी सेक्टर वाले। ठीक है, अब जैसे कि इकोनॉमिक्स में हाई डिसीजन मेकिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किन की होती है, जैसे कि मीडिया, साइंस और यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये जो उच्च निर्णय वाले जो सेक्टर, उच्च निर्णय वाला जो क्षेत्र होता है वो किस में रखा गया है, क्वेटरनरी सेक्टर में। तो उम्मीद करते हैं आज आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। ओके।